हेलो एवरीवन। तो ये टेस्ट नंबर हमारा सेकंड है। हमने फर्स्ट टेस्ट जो था हिस्ट्री का या जीएस का आप कह लो, क्योंकि उसमें हिस्ट्री के तीनों पोर्शन कंप्लीट थे, तो उनको हमने कंप्लीट कर लिया है दो वीडियोस के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है रिसोर्स यूपीपीएससी। तो अगर आप इसको डालेंगे तो उसमें एक लोगो लगा हुआ आएगा, @ करके सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस पर मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बना दी है आर ओ की। हिंदी के टेस्ट पेपर जितने भी कराए गए कंडक्ट DIS के द्वारा, मैंने 9 टेस्ट हैं, उन 9 टेस्ट के वीडियोस बना के और विद PDF डाल दिया है। ठीक है, तो उसको आप पहले अच्छे से अटेंड कर लो। तो ये हम जा रहे हैं सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में क्या था कि 2 टेस्ट पर फर्स्ट नंबर ही पड़ा था, बट वो हिस्ट्री के थे। इस पर क्या है कि टेस्ट नंबर सेकंड पड़ा है और ये ज्योग्राफी का है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं फटाक से। देखिए, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों जो ट्रांसलेशन एक ही जगह दे देते हैं तो मैं दिखा दूंगी, बट कई पेपर में क्या है कि पूरा हिंदी देते हैं और इंग्लिश देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। ये सूची फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मरुस्थल है और ये स्थिति है। तो जैसे आपका हिस्ट्री में बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया था, वैसा ही आपका ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये नाम दिए हैं गिब्सन, बोत्सवाना, कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया, पेंटागोनियन, अर्जेंटीना, अटाकामा, चिली। तो ये हमारे कहाँ पर मरुस्थल पड़ते हैं, इनकी स्थिति क्या है, ये हमें बताना है। देखिए, आपके पास अगर मैप है तो उसको लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि लोकेशन क्लियर होती रहेगी, और बहुत अच्छे से हमारी लोकेशन जब क्लियर हो जाती है तो बहुत से क्वेश्चन हमारे और भी जो बनने वाले होते हैं वो हो जाते हैं सही। देखिए, अटाकामा तो कन्फर्म है कि चिली में ही पड़ता है, गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कालाहारी आपका बोत्सवाना में है, बचता क्या है पेंटागोनियन का डेजर्ट, वो अर्जेंटीना में है। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे अटाकामा चिली तो ये तो सही है, बट 4 2 जगह आ रहा है। अब आपको और चेक कर लेना है। गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है, A2 भी 2 जगह आ रहा है, बट इसमें 4 नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा, और आंसर में भी फिलहाल आपका A ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो A सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर जब नहीं बोल देता है तो आपको पहले ही थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, ये इसका वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है डिजिट में। B न्यू गिनी, ये भी इसका वर्ग किलोमीटर। C बोर्नियो वर्ग किलोमीटर, और ग्रेट ब्रिटेन वर्ग किलोमीटर। देखिए, यूजुअली तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, बट जब से ये UPPSC ने कराया ना, पेट का एग्ज़ाम हुआ ना UPPSC का करके, कि गांधी जी ने कौन सी धोती पहनी थी, इंसेट्रा, तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना। तो इसलिए तो हमें यहाँ पर इनको इसलिए मैं देख लेती हूँ या आपको बता देती हूँ, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। बट है आयोग, दिमाग कभी घूम गया। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सही नहीं है बोला है वो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। वो यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है ग्रेट ब्रिटेन, और ये बृहद द्वीप है जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स तथा इंग्लैंड सम्मिलित है। तो 1282 ईस्वी में इंग्लैंड ने वेल्स पर विजय प्राप्त की तथा 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड विधानता इंग्लैंड में मिल गया। इन संयुक्त राज्यों का नाम तभी से ग्रेट ब्रिटेन पड़ गया, और इसका क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल यही है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि बाई फिगर और बाई डेटा वहाँ पर सही नहीं है। तो D बता रहे हैं, बट ये वर्ग किलोमीटर इतना ही है। तो आई होप कि इसको मतलब स्किप करना सही है। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। या फिर इसका मैं मैप से वर्ग किलोमीटर देखूंगी कि क्या राइट है ये, तो फिर मैं इसको आगे के टेस्ट सीरीज में कंफर्म बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको स्किप कर दीजिए, बट मैं मैप से देख के फिर बताती हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन है कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र, B उत्तरी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, थर्ड अमृतसर जालंधर लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन B फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन C सेकंड और थर्ड, या D फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हैं वो हैं फिलहाल सेकंड और थर्ड। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप PDF में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा PDF करने से फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 2.5 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। ठीक है,
सेकंड, पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकंड, सी ना फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखिए, जो पहली कपास मिल है वो कावासाजी नाना भाई डावर द्वारा 1854 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो 4 का ए सही है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने जो बोला है कि पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो इसका टाइम पीरियड दे दिया है ना, वो 1855 है ना कि 59। इस तरीके से ऑप्शन ए केवल सही हो जाता है। बी हमारा क्यों गलत हुआ? क्योंकि टाइम पीरियड गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो सन है वो गलत दिए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रक खेती, बी बैलगाड़ी की खेती, सी मशीनीकृत खेती, या डी सहकारी खेती। तो थोड़ा सा अलग है। जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ खेती को ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो हाँ, यहाँ पर पूछा ही है कि सब्जी की खेती, तो ट्रक खेती यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और अलग अलग नाम है खेती के, तो वो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से क्षेत्र पशुचारण खानाबदोश से संबंधित है? अब यहाँ पर थोड़ा सा खानाबदोश शब्द जो है वो मे भी किसी को ना समझ में आया, तो मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज आर रिलेटेड टू पैस्टोरल नोमैड। नोमैडिक जनजातियाँ देख सुनते हैं ना, घुमक्कड़ जनजातियाँ, खानाबदोश, नोमैडिक, ये उसी के बारे में है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है राजस्थान, बी सहारा, सी ये थर्ड यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर नोमैडिक या पशुचारण खानाबदोश के बारे में पूछा है, तो वो हमें बताना है। तो देखिए, सहारा यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र है, और भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे राजस्थान में भी खानाबदोश चरवाहे रहते हैं, है ना। तो फिर इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आई होप कि हर किसी को उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पता ही हो, जिसे ना भी पता हो तो वो रिवाइज कर ले, या जो बुक आती हैं उनसे ज़रूर देख ले, है ना। देखिए, ये है तो रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत सिंपल, तो हर किसी को ये लगता है कि ये पूछेंगे ही नहीं, बट फिर भी आयोग है, अगर किसी तरीके से घुमा के पूछ भी दिया तो हमें पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और कई राज्यों से सीमा भी साझा करता है, ये तो पता ही है। इसकी जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है, कई बार आया भी है, बट ये ना सोचे कि अरे इसको कहाँ ही पूछेंगे, क्या पता पूछ लिया तो फिर, तो इसलिए इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, देखिए ये भी जैसे कि ये आया हुआ है, आयोग में 2-3 बार पूछा है। तो लोक नृत्य चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? ऑप्शन है ब्रज क्षेत्र से, बी पूर्वी क्षेत्र से, सी पश्चिमी क्षेत्र से, या डी मध्य क्षेत्र से, है ना। तो चरकुला नृत्य वैसे तो ब्रज क्षेत्र में लगता है कि जो ब्रज गाना है वही होगा या नृत्य होगा, पर ये आपका ब्रज क्षेत्र में क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसमें घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है चरकुला नृत्य। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रिहंद घाटी नहर योजना से लाभान्वित जिला है। ऑप्शन है मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद, या प्रयागराज, बी फैजाबाद, सुल्तानपुर, कानपुर और बहराइच, सी बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, या डी लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव। तो इनमें से रिहंद घाटी नहर परियोजना, पहले तो ये हमें देखना कि रिहंद बांध पड़ता किस ज़िले में है। तो आपको पता है सोनभद्र जिले में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सोनभद्र तो है नहीं, इसी में है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, है ना। तो ये आपका जो है लाभान्वित होने वाले ज़िले तो पिपरी नगर में स्थित है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधने से बना जलाशय है, जिसे रिहंद बांध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। और इससे लाभान्वित होने वाले कितने ज़िले हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद, 4 ज़िले हैं जो लाभान्वित होते हैं। ओके।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए कतरनिया बहराइच, बी फुलहर झील पीलीभीत, सी रामगढ़ ताल गोरखपुर या डी बखीरा झील संत कबीर नगर। गोमती नदी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए वैसे तो ये फुलहर झील पीलीभीत से, बट एक बार आंसर से कंफर्म जरूर करना चाहिए। तो देखिए गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की तहसील कली नगर के ग्राम फुलहर के उत्तर पश्चिम में फुलहर झील यानी गोमत ताल से होता है। ठीक है, और इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फुलहर झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है कॉफ़ी, बी खाद्यान्न, सी जूट या डी दलहन। देखिए कॉफ़ी का जब नाम आएगा तो आपका इधर नीचे आ जाएंगे, केरल हुआ, तेलंगाना हुआ, ये वाले राज्य आ जाएंगे। ठीक है, जूट की बात होगी तो पश्चिम बंगाल आएगा पहले। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। तो आप ऐसे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अगर ऑप्शन से जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। दलहन में आई थिंक इधर राजस्थान साइड में ज़्यादा रहता है। ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी पैदा होता है, बट जब दलहन की बात होगी तो थोड़ा सा ये अलग तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसको अपने आइडिया से बता रही हूँ, मैंने भी आंसर नहीं दिखा है, आंसर को मैं बाद में देखूंगी। मेरे ख्याल से पहले खाद्यान्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, बट एक बार आंसर को भी चेक करना ज़रूरी है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी होना जो ठीक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जानकारी बता रही हूँ। तो हम अगर PDF को देखेंगे आंसर को, तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। ठीक है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य में साल भर में 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, हर कोई जानता है, रबी, खरीफ और जायद। अब देखिए जो मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, इसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब जूट की बात हो तो आप ज़्यादातर पश्चिम बंगाल को ही टिक कीजिए। मे भी कुछ क्वेश्चन को घुमा दे तो उस पर आंसर बदल जाता है। इसके बाद में वहीं भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। मैंने बोला था इधर केरल, तेलंगाना या कर्नाटक इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बी आपका खाद्यान्न हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि सीमैप शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी लखनऊ या डी आगरा। तो सीमैप आपका केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सीमैप जो आपका स्थित है वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, बाकी डिटेल आप अच्छे से PDF से जरूर पढ़ें तो आपके भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की उपजाति है। ऑप्शन है बुक्सा, बी कठरिया, सी महिगीर या डी खरवार। तो थारू जाति की उपजाति पूछा, थारू जनजाति नहीं पूछा। थारू जनजाति की भी कोई एक उपजाति होती है, उसके बारे में पूछा है। कठरिया जनजाति थारू जनजाति की उपजाति होती है। ओके, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन है सहरिया, बी थारू, सी माहीगीर या डी गोंड। तो आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ये करंट का भी है और ये संस्कृति और परंपरा से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, बी चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, सी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या डी किशनपुर। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था जब इसको मतलब अभी आपका जो जब उन्हें लिस्टिंग की जाती है ना, उन्हें दर्जा प्राप्त होता है, तो उसके हिसाब से चर्चा में था। तो वैसे ही आपको आंसर आ गया होगा। देखिए आपको पता है ये तीनों ही अलग जगह पर है, तो बखीरा ही हो जाएगा आपका, बखीरा या बगीरा ऐसे बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता। ऑप्शन है बर्च, बी शीशम, सी पीपल या डी साल। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता। पहली बात तो जब पर्णपाती शब्द आता है तो आपको ये पता हो कि ऐसे वृक्ष जो अपनी समय आने पर पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, वो रहेंगे। भोजपत्र जिसे अंग्रेजी में बर्च कहते हैं, यह हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है और ये बहुउपयोगी वृक्ष है। इसके छाल सफ़ेद रंग की होती है जो प्राचीन काल से ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आती है। शुष्क पर्णपाती वनों में 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जबकि नम पर्णपाती वनों में 100 और 200 के बीच भी वर्षा होती है।
देखिए वर्षा से भी आप जाओगे तब भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जिनमें ज़्यादा वर्षा होती है उनकी पत्तियाँ बहुत कम, जो सीजनली होते हैं उनमें साल में एक बार पत्तियाँ जरूर गिरती हैं। ये आपका है। इन्होंने पूछा था कि शुष्क पर्णपाती वनों में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता, तो ये वृक्ष यानी कि भोजपत्र नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की खोज की गई। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी ललितपुर, सी औरैया या डी फतेहपुर। तो यूरेनियम की खोज की गई तो यह आपका फ़िलहाल ललितपुर में पाया गया, या इसकी खोज की गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। यह क्षेत्र 300 मीटर चौड़ा है और इसमें 0.01% से लेकर 0.09% यूरेनियम है। ठीक है। ललितपुर में बॉक्साइट भी पाया जाता है। प्रदेश के ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का भी प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, है ना, और संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थर मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए हथकरघा, बी मिट्टी के खिलौने, सी बिस्किट या डी दरी उद्योग। देखिए ये ऑप्शन आया हुआ है, मैंने इसको आयोग में देखा है, बट फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यदि कृषि के बाद कोई उद्योग अगर ज़्यादा रोजगार देने वाला है तो वो आपका फ़िलहाल हथकरघा उद्योग है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर पूछ रहे हैं निम्नलिखित पर्वतीय श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है हिमालय, बी अरावली, थर्ड या सी अपलेशियन, फोर्थ ब्लैक फॉरेस्ट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इन पर्वतों को ना एज के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हर किसी को पता है कि आयु के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो सबसे पहले हमारी अरावली है, जिनका काफ़ी इल्यूजन भी हो गया है, तो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें डिटेल में और अच्छे से दी गई आंसर शीट में, तो उसमें आप जरूर अच्छे से देख लें। ओके, नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ये जल संधि है, ये स्थिति है। मलक्का जल संधि इंग्लैंड फ्रांस, यूकाटन जल संधि स्पेन मोरक्को, जिब्राल्टर जल संधि मैक्सिको क्यूबा, डोवर जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है हालांकि, बट ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ भी आपकी मतलब मैंने पहले ही बता दिया था ज्योग्राफी की है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना, तो हमें इनको अच्छे से देखना है। मलक्का का नाम तो आपने खूब सुना ही होगा, फेमस है। अपना नीचे भारत का जब मैप है इस तरीके से देखते तो नीचे आता है। तो मलक्का आपका जो जल संधि है वो इंडोनेशिया मलेशिया से जुड़ी हुई है ना, 1 का 4। तो आप देखते हैं कि मलय प्रायद्वीप हम लोग सुनते हैं ना, जावा द्वीप सुमात्रा, तो ये नीचे जो पड़ती वही है। इसके बाद में आपने जो दूसरी सुनी है जिब्राल्टर जल संधि, सॉरी हाँ सी जो है, जो मुझे पहले आ रहा है मैं उसको बताती जा रही हूँ, तो हमें जब लास्ट में 1-2 ऑप्शन नहीं भी आते तो हमारा ट्रिक काम कर जाता है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच की है। ठीक है, सी का सेकेंड। देखिए मेरी कोशिश पहले क्या रहती है, एग्ज़ाम जब सॉल्व करती हूँ, जैसे मुझे 4 ऑप्शन में से 2 या 3 आ रहे हैं तो मैं पहले उनको देखती हूँ। तो मलक्का का मेरे को याद है A4। अब यहाँ पर देखना कि A4 2 जगह दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम वेट कर लेते हैं। अब मुझे जिब्राल्टर का याद है कि स्पेन और मोरक्को में पड़ती है, तो C2। ओके, तो A4 था C2। अब मुझे C ऑप्शन यहाँ पर मिल गया तो मैं इसको टिक कर लूँगी, क्योंकि एक ऑप्शन चलिए हमसे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बट 2 नहीं कन्फ्यूज़ होंगे। फिर आपका आता है कि कई बार जैसे इसकी डिटेलिंग देखनी है तो उसको फिर हम नोट डाउन से जो हम नोट बनाते हैं उससे देख लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपकी डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागरीय देशों को यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुँचने के लिए आसानी बनाती है। और ये जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस। हालांकि मैं बता रही हूँ बट यहाँ से आप ऑप्शन तो आपका फिर भी सही हो जाएगा। B3 यूकाटन जल संधि मैक्सिको क्यूबा, है ना, B3 और C2 जिब्राल्टर जल संधि। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर भी सूची है और आंसर बताना। ये सिद्धांत है और ये विद्वान है। ऑप्शन है तापीय संकुचन सिद्धांत वेगनर, बी महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जेफ्रीज, सी संवहन तरंग सिद्धांत डेली
डी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होम्स। अब हम इसका इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन उसको देख लेते थोड़ा सा। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी वेगनर। बी कॉन्टिनेंटल स्लीपेज थ्योरी जेफ्रीज। कन्वेक्शन वेव थ्योरी डेली। कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी होम्स। ठीक है, तो इसको देखने से थोड़ा सा क्या है कि जो चीज़ यहाँ हमें नहीं समझ में आ रही तापी, तो ठीक है, फिर संकुचन नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो आपको पता है, देखिए जैसे यहाँ पर मुझे एक या दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो वेगनर जी ने दिया था, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। तो डी है, डी का फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, D1। बट यहाँ पर D1 3 जगह आ गया है, अब थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो तापीय संकुचन सिद्धांत है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, इसको जेफ्रीज जी ने दिया था। तो A2 D1, अब A2 ये है, D1 2 जहाँ पर है वो D1 यहीं पर है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें बी नहीं भी आ रहा है तो हमें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है। ऑप्शन है टिटिकाका, बी टिसो सिक्रू, सी लेक आयर या डी लेक चार्ड। तो ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते रहते हैं, ठीक है। तो तिब्बत की टिसो सिक्रू संसार की सबसे ऊंची झील है जो तिब्बत के पठार पर, बट हमने कुछ और पढ़ा है। यहाँ पर ऊंची झील पूछा गया है, ठीक है। तो कई आंसर इसमें कभी कभी गलत सुमेलित कर देते हैं, तो इसको मैं कंफर्म करूँगी, इसके बाद आपको बताऊँगी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे गलत पता चले हैं। कई बार मैं नहीं ध्यान देती हूँ तो कुछ और लोग ध्यान दे देते हैं, तो बताते तो फिर मेरे को पता चल जाता है ना। और जिन्होंने भी बताया थैंक यू, क्योंकि हो सकता है मैं ऐसे जल्दी जल्दी में बता देती हूँ तो मुझसे हो जाता है मिस्टेक, पर यहाँ कुछ कुछ चीज़ें गलत सुमेलित हैं। इसको स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हमें इसको बताना है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इन्होंने क्या कहा है कि सबसे गर्म ग्रह, हाँ शुक्र ग्रह के बारे में बात हुई है। फिलहाल ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि जो ये कह रहे हैं ना, जब ये कई बार आप देखना, अगर ये लगा हो कि एकमात्र देश है या केवल है, तो कई बार आंसर सही नहीं होते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले सोवियत संघ जब विघटित नहीं हुआ था, तो सोवियत संघ ने विनेरा 3 यान 1 मार्च 1966 को शुक्र पर उतारा तो था, बट उतारते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से केवल अमेरिका या यूएसए जो बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर भारत में कर्क रेखा के निकटतम है। ऑप्शन है कोलकाता, बी भरूच, सी भावनगर या डी मुंबई। तो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे पूछ लेते हैं, शहर पूछ लेते हैं, राजधानियाँ पूछ लेते हैं। तो कोलकाता 97 किलोमीटर की दूरी के साथ कर्क रेखा के निकटतम बंदरगाह शहरों में से एक है ना। चलिए, आपको पता ही है कि जो कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसलिए पूछ लिया इस तरीके से बनाकर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय मानक मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, 3 झारखंड, 4 छत्तीसगढ़, 5 ओडिशा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जो भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, वो आपका पास होता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, ठीक है। तो इस तरीके से 1st, 2nd, 4, 5 ये आपका वो हो जाएगा, मतलब सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि हिंद महासागर के निकटतम द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। ऑप्शन है सेशल्स, बी मालदीव, 3rd श्रीलंका, 4 डिएगो गार्सिया।
तो हिंद महासागर की बात हो रही है, तो देखिए आपका जो बनेगा वो बनेगा सेशेल्स, फिर डिएगो गार्सिया, फिर मालदीव, फिर श्रीलंका। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जब पीडीएफ को पढ़ोगे तो और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्स्ट्रा पता चलेंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडी की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी पेरू। फंडी की खाड़ी बोले तो देखिए खाड़ी को बे बोला जाता है। बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ओके, ऑप्शन है इंडिया, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी पेरू। तो इस तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो फंडी की खाड़ी है वो कनाडा का एक प्रांत और नोवा स्कोटिया के कनाडाई प्रांतों के बीच एक खाड़ी है जिसका एक छोटा सा हिस्सा अमेरिकी राज्य को छूता है यानी टच करता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर तक है। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा बी कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? ये यंत्र हैं और ये मौसम के तत्व हैं। ऑप्शन है स्टीवेंसन स्क्रीन तापमान, सेकंड ब्यूफोर्ड स्केल आर्द्रता, थर्ड हाइग्रोमीटर वर्षा। तो हमें इसमें से सही कोड का चयन करके उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी केवल सेकंड और थर्ड, या ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है इनमें से कौन सही है। तो स्टीवन स्क्रीन को थर्मामीटर, सेल्टर, थर्मो स्क्रीन या थर्मामीटर कहते हैं, है ना। तो 28 का आपका जो आंसर है वो फिलहाल फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार, है ना, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये कोड दिए गए हैं। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड केवल, बी सेकंड और थर्ड केवल, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो भारत और म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है ना। म्यांमार के भारत के साथ 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हालांकि यहाँ पर मिजोरम नहीं दिया बट मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो ये तीनों सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तीनों राज्य भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? ऑप्शन है रेजांगला, बी नाथुला, सी या थर्ड खारदुंगला। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड केवल, बी सेकंड और थर्ड केवल, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। तो काफ़ी ध्यान से देखना, ये दर्रे आते हैं क्वेश्चन में, और क्योंकि आरओ है तो इसमें फैक्ट तो काफ़ी आते हैं। तो आपका फिलहाल ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, यानी कि रेजांगला और खारदुंगला। ठीक है, नाथुला आपका दूसरी जगह पड़ता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाता है। बाकी आप पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन है आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को विभाजित करने वाली रेखा, बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा, सी अक्साई चीन के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा, या डी अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा। काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि इसको आपने कहीं और सुना होगा शायद, बट ये अपना जो सी अक्साई चीन के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है, नवंबर अभी जाने वाला है, 15 नवंबर कल से हो जाएगा, और इसके बाद में आपको अब प्रीलिम्स के लिए जो खास करके पीसीएस अटेंड करेंगे, यूपीएससी का तो अपना जो है ही, वो तो पता है लोगों को, बट पीसीएस जो देंगे, क्योंकि पीसीएस में फैक्ट बहुत आते हैं, कभी चंदेरी का युद्ध आ जाता है, धर्मत का युद्ध आ जाता है, तो फैक्ट आते हैं। तो आपको इस समय अब क्या है कि टेस्ट सीरीज में शिफ्ट करना चाहिए, स्विच करना चाहिए, और वीकेंड पे 1 से 2 टेस्ट देने चाहिए, और अच्छे से पीसीएस के लिए, आरओ के लिए तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, आरओ की तो बहुत कम टाइम बचा है। इसके बाद में जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, या आपने पहली बार सुना है, या
रिवीजन की ना करने की वजह से कई बार ऑप्शन गलत हो जाते हैं, मुझसे भी खूब गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। गलत हो रहे इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं आता है, गलत हो रहा है इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही है। तो अब क्या है, टेस्ट सीरीज़ को दीजिए, इसके बाद में जो पोर्शन आपका कमज़ोर है उसको रिवाइज़ करिए, है ना। कि कई सारे अच्छे अच्छे कोचिंग के टीचर भी बताते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैंने भी रियलाइज़ किया है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ उस समय पे टाइम ऑफ पीरियड पे क्या चीज़ें हमें याद आ सकती हैं और क्या चीज़ हमसे भूल जाती है, ठीक है। तो देखिए ठंडियों के दिन हैं, बहुत छोटे हैं, शोर शराबा खूब होता है, आपको अपना टाइम डिसाइड करके ज़रूर रिवीजन करना है, पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चलती रहेंगी, बट आपका टाइम निकल जाएगा, वो कभी नहीं वापस आएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने सोचा बता दें। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा हो कि अपना ज्ञान दे रही, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं मुझे अपना ज्ञान देने के लिए, बट कुछ कुछ चीज़ें लगती है तो मैं कभी कभी बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है। ऑप्शन है सेराथांग अरुणाचल प्रदेश, बी नाथुला दर्रा सिक्किम, थर्ड लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड केवल, बी सेकंड और थर्ड केवल, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। तो अच्छे से ध्यान देना है, जो आपका नाथुला दर्रा सिक्किम और लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड, ये आपके यहाँ पर पूछा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको जो आंसर है वो फिलहाल 2 एंड 3 सही है। पहला क्यों नहीं सही है, तो देखिए जो सेराथांग है ना, भारत के सिक्किम और नाथुला दर्रे के पास गंगटोक जिले का एक शहर है, ठीक है, सिक्किम, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया, इसलिए ये सही नहीं है कोड। मुझे एक चीज़ और शेयर करनी है, कई बार क्या है कि ये टेस्ट सीरीज में ये लोग ना आंसर कभी कभी रेयरली एक दो आंसर मिसमैच हो जाते हैं, तो अगर मैं भी उसे बिना देखे पढ़ा देती हूँ तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि नहीं ध्यान नहीं दिया। क्या है कि कई बार बाई मिस्टेक आंसर हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत शॉर्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज़ को अपलोड करने की। जो 2.5 घंटे की टेस्ट सीरीज़ लोग बना रहे हैं उसको मैं 1 घंटे 40 मिनट में कवर करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं बताती। इसके लिए मैंने PDF अपलोड कर देती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा हो और अगर आपको चाहिए उसका एक्सेस, तो @resource UPPSC डालेंगे, UPPSC, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट पेपर के PDF अपलोड है, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है मणिपुर, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, या डी लद्दाख। तो मानसर झील का नाम आपने सुना होगा, ये भारत के जम्मू और कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। जो मानसर झील है वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में स्थित है, और ये जम्मू शहर से 37 किलोमीटर घने वनों और पर्वतों से घिरे क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्धारित है। तो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं सही उत्तर चुनने के लिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड है। देखिए जो काजीरंगा हमारा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको 1985 में ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हाँ यहाँ पर कोड का तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी वो इसके ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से होकर बहती है ना। नदी उत्तर में इसकी सीमा बनाती है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। और पूरे विश्व में लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडों की आबादी जो मिलती है वो आपके काजीरंगा उद्यान में ही मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो रिवीजन भी होता जाएगा और याद भी रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है। ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, थर्ड स्पेन। तो नीचे कोड दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। तो 35 क्वेश्चन नंबर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। देखिए सॉरी, जो ये क्वेश्चन है ये छूट गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है। पहले भूमध्य सागर की जो सीमा बनाते हैं देश वो पूछा है, फिर इसके बारे में पूछा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हम बात करते हैं। देखिए भूमध्य सागर से 21 देशों की सीमा लगती है, ठीक है। जो भूमध्य सागर है वो 21 देशों से सीमा बनाता है।
वे कौन से हैं? वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का क्वेश्चन कई बार आया, यूपीएससी में खूब आया है। तो यहाँ पर जो देश हैं, अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की है। ठीक है, तो कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है? फिलहाल यहाँ पर तो 3 ही दिए हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन। तो यहाँ पर आपका सी सही है, फ्रांस और स्पेन, ऑस्ट्रिया नहीं बनाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने भी पढ़ा था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका नामक क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें कौन कौन से देश इसके हिस्सा हैं? तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी तीनों देश इसके हिस्सा है, किसके? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के। ठीक है, देखिए जैसे इसके पहले वाले टेस्ट में करंट अफेयर इंक्लूड थे, इसमें भी करंट अफेयर 2023 के इंक्लूड है। ठीक है, जनवरी 2023 से इंक्लूड है अभी तक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदीपुर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी कर्नाटक। चांदीपुर पढ़ा ही होगा आपने। तो जो चांदीपुर का तट पड़ता है वो ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा राज्य के बालेश्वर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से साल्टोरो रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में, बी पेंगोंग त्सो के उत्तर पूर्व में, सी देवसांग मैदान के दक्षिण पूर्व में या डी बल्तिस्तान के उत्तर पश्चिम में। तो साल्टोरो रिज कहाँ स्थित है ये पूछा है, हालांकि ये नाम ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अगत्ती द्वीप, बी बंगारम द्वीप, सी कदमत द्वीप। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है ये बताना है हमें। तो डी यानी कि उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी बोले तो अगत्ती द्वीप, बंगारम द्वीप, कदमत द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऑप्शन ए है चांग चेनमो घाटी लद्दाख, सेकंड सियाचिन जम्मू और कश्मीर, थर्ड सरक्रीक गुजरात। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पूछ रहे हैं कि केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी केवल थर्ड। देखिए इसके 2 नाम है, चांग चेनमो बोलिए या चांग चेनमो। ठीक है, जिसका अर्थ तिब्बती है, तिब्बती भाषा में महान उत्तरी है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज और चांग चेनमो रेंज के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही होता है, फर्स्ट और थर्ड। सरक्रीक गुजरात में पड़ती है, ये भी आप जान लीजिए, कई बार कुछ ज्योग्राफी के टीचर नहीं बताते हैं, मैंने देखा है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक जल की पट्टी है। तो ये पट्टी किधर है? जो इस तरफ का गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है, तो गुजरात की तरफ। ठीक है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच की सीमा निर्धारित करती है। ओके, तो इसलिए हाँ, बाकी आप PDF से अच्छे से देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए यह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन सेकंड पूर्वांचल श्रेणी का सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखिए सारामती, जो कभी कभी आपको सारामती या सहरामती के नाम से भी उच्चारित किया जाता है, मतलब कई लोग थोड़ा सा बदलाव करके प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो भारत के नागालैंड राज्य की सबसे ऊंचा पर्वत है या सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से बी आपका ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट है, या म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिलहाल ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश,
सी लद्दाख, डी जम्मू और कश्मीर। तो आपको थोड़ा सा इन पर भी ध्यान देना है जो अभ्यारण्य हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपको पता है पिथौरागढ़ एक जगह है, वहाँ पर अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जोन जो होता है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है। ठीक है, अभ्यारण्य का क्षेत्र अब 599.93 वर्ग किलोमीटर के मूल क्षेत्र से केवल 554.65 वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, जिससे जीवों के घूमने के लिए अपेक्षाकृत कम क्षेत्र है। पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाने वाला अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया गया था। ये बात हो रही है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, और ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शन है बहराइच, बी कानपुर, सी गौतम बुद्ध नगर या डी इलाहाबाद। देखिए अभी सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना हमारी 2021 में होनी थी, और चूंकि कोविड की वजह से वो आगे के लिए बढ़ गई है। अब देखिए किन्हीं वर्षों में हो जाएगी। तो अभी हमें जो सेंसस पढ़ना होता है, जनगणना पढ़नी होती है 2011 की ये पढ़नी होती है, और ये उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनपद पूछा है वो आपका कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है, और जिसका नया नाम प्रयागराज हो ही गया है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इलाहाबाद में या प्रयागराज में। इसमें अब कई क्वेश्चन बनते हैं कि पढ़ी लिखी जनसंख्या, साक्षर जनसंख्या, निरक्षर जनसंख्या, है ना, जातिगत जनजाति कौन सी, अनुसूचित जातियाँ कितनी, तो उनके हिसाब से फिर आंसर और हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या है। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 6। तो कितने नगरों की संख्या ये हमें बताना है, क्योंकि वही जनगणना अभी चल रही है। तो आपके 7 नगरों की संख्या है। ठीक है, जो 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगर है वो 7 नगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, बी पंजाब, सी असम या डी नागालैंड। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि में पूछ रहे हैं, तो आपका सिक्किम जो राज्य है वो सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, भारत का सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, और इसके बाद में सिक्किम का क्षेत्रफल भी 3.702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी मणिपुर, सी राजस्थान या डी मेघालय। तो फिलहाल वही सेंसस चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेघालय है, मेघालय ने 2001 से 11 के दौरान उच्चतम दशकीय विकास दर यानी 27.80% दर्ज की है, जो लमसम में 28% है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपके मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी नागालैंड या डी केरल। तो जो वृद्धि दर है वो आपके नागालैंड की है। वैसे तो केरल आपको गेस में आ रहा होगा। नागालैंड की जो नकारात्मक है 0.47% है, इसके बाद केरल का आता है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की कम रही है। ठीक है, सबसे कम रही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर न्यूनतम है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी गोवा या डी हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी का अनुपात सबसे कम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप PDF से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत सी जानकारी अच्छे से और मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी गोवा। तो ये भी ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य गोवा है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। आपको पता है समान सिविल संहिता होती है यूनियन UCC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी देखिए यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि जैसे जब कभी बातचीत आप सुनते होंगे कि हम UCC को लागू करेंगे, शॉर्ट में बोल देते हैं ये यूनियन सिविल कोड लागू करेंगे, तो वो यही होता है। गोवा में फ़िलहाल यही कानून चलता है।
तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका सही है ना। इसकी चर्चा खूब होती रहती है। थोड़ी बहुत अगर आपको थोड़ी बहुत क्या, आपको अगर अच्छे से तो आपको जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक एस्पायरेंट हैं, तो गूगल भी कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत से टीचर अपनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाते भी हैं, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी गौतम बुद्ध नगर, सी लखनऊ या डी श्रावस्ती। तो न्यूनतम नगरीय यानी कि कम से कम, सबसे कम, वही उन्होंने पूछा है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 2011 के प्रतिशत वाले 5 जिले क्रमशः श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर आपका श्रावस्ती दिया हुआ है, तो इन्होंने जो पूछा है उसका आंसर आपका हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है, जहाँ पर कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है प्रतिशत में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी महाराष्ट्र। तो अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में है ना, अनुसूचित जाति मतलब वही SC ST के बारे में बात हो रही है, तो वो सबसे कम कहाँ है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक संकेंद्रण है। इसके बाद इस दृष्टि से क्रमशः महाराष्ट्र एवं ओडिशा का स्थान आता है, तो सबसे कम आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है बलरामपुर, बी सोनभद्र, सी हमीरपुर या डी बांदा। तो देखिए जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक और सबसे कम, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके आंसर्स बदल जाएंगे, और आपको वो जिले ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से बना करके फंसाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये तो नहीं है ना कि सारे कैंडिडेट को उन्हें पास करना है। तो ये आपका हो जाएगा सोनभद्र, है ना। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, है ना, या निवास करती हैं। तो सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति रहती है? थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ, जिसमें सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में तथा सबसे कम जनजाति बागपत में पाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है भूमिगत जलाशय, बी यूरेनियम की खदानें, सी लौह अयस्क के भंडार या डी तांबे की खदानें। तो एक नए शब्द हैं जो आपको मिल गए, मे भी करंट में रहे होंगे या कहीं ना कहीं से, तो ये आपके लौह अयस्क के भंडार हैं। सारंडा और चाईबासा भारत के झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि सस्य सघनता निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध है? इसके लिए हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो ये 54 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्रॉप डेंसिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्रॉप डेंसिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सस्य सघनता, ओके। ऑप्शन ए सकल फसल क्षेत्र GCA और शुद्ध बोया गया क्षेत्र NSA, बी शुद्ध फसली क्षेत्र NCA और शुद्ध बोया गया क्षेत्र NSA, सी सकल फसल क्षेत्र GCA और सकल बोया गया क्षेत्र GSA, डी शुद्ध फसली क्षेत्र NCA और सकल बोया गया क्षेत्र GCA। तो इसमें से किसके बीच संबंध है ये हमें बताना है, ठीक है। तो फसल गहनता से तात्पर्य एक कृषि वर्ष में एक ही फसल क्षेत्र में फसलों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फसलों की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा फसलों की गहनता होगी, है ना, क्रॉप डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु महिसानी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन ए डेयरी उत्पादन केंद्र, बी लौह अयस्क खनन केंद्र, सी गेहूं उत्पादक केंद्र या डी कोयला खनन केंद्र। गुरु महिसानी की बात हो रही है। तो भारत में लौह अयस्क मुख्यतः प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में मिलता है, और ओडिशा भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा लौह अयस्क खनन केंद्र। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए इसका उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है,
सेकेंड, यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसमें कौन सा सही है? बॉक्साइट मुख्य रूप से एक धातु खनिज है, हालांकि इसका उपयोग औद्योगिक खनिज केंद्र के रूप में भी किया जाता है ना। तो फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीसे का, ऑप्शन ए, सीसे का प्रमुख अयस्क गैलिना है तथा यह चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की आग्नेय शैलों में पाया जाता है। सेकंड, राजस्थान का जावड़ क्षेत्र सीसे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हमें बताना है। तो सीसा के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत सीसा का लगभग 50% भंडार राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है, ठीक है। और भारत में राजस्थान राज्य सीसा जस्ता अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ उदयपुर जिले में जावर की खान देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सीसा जस्ता की खान है, ठीक। बाकी आप इससे ज़्यादा भी जो दिया है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। इससे क्या है ना कि हम जब क्षेत्र वाइज पढ़ते रहते तो हमें याद रहता है कि जैसे आपका उड़ीसा में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क के क्षेत्र पाया, ललितपुर में क्या पाया जाता है ना। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें, जैसे चूना पत्थर किधर पाया जाता है, सोनभद्र में क्या पाया जाता है, ये ज़्यादा नहीं, 4-5 एरिया है जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। बी लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है। थर्ड, ओडिशा में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कुल कोयले के भंडार का 24% से अधिक वहन करता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, डी केवल थर्ड। तो हमें सही आंसर बताना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है कि एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। यह विकास क्रम की सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। भारत में यह कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में उपलब्ध है। लिग्नाइट यह भूरे कलर का कोयला होता है, ये बात आप याद रखना है ना। लिग्नाइट जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और इसमें कार्बन की न्यूनतम अर्थात केवल 25 से 35% ही जो मतलब अच्छी क्वालिटी होती है वो 35% तक ही रहती है तथा नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओडिशा देश का झारखंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो यानी कि अपने आप में तीसरा तो आपका गलत ही हो गया है ना। तो यहाँ पर सही कोड का चयन करके सही उत्तर चुनिए। ओडिशा में देश का दूसरा सबसे, हाँ ठीक है, तो फिर ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है झारखंड देश का पहले नंबर पर, फिर ओडिशा दूसरे नंबर पर। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड। लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है, जबकि उन्होंने बताया, मतलब आंसर में बताया जा रहा है कि लिग्नाइट में नमी की मात्रा अधिक होती है और ये क्वालिटी में भी कम अच्छा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो देखिए देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, गन्ना और चीनी उत्पादन में भी पहले स्थान पर है, ठीक है। और देश में उगाए जाने वाले गन्ने के कुल क्षेत्र में यूपी का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 48% है और यह कुल गन्ना उत्पादन का 50% योगदान देता है, ठीक है। राज्य के 44 जिलों में चीनी उद्योग ही सबसे बड़ा और प्रमुख उद्योग है, ठीक है। राज्य में तकरीबन 53.37 लाख गन्ना किसान हैं जो 182 गन्ना चीनी मिल और सहकारी समितियों के साथ जुड़े हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ये तो वैसे भी सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मैंगनीज उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन है तुमकुर, बी कडप्पा और सी थर्ड बालाघाट। निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, है ना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी सेकंड और थर्ड, डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिए आपने कुछ नाम कभी कभी नहीं भी सुने होंगे और कुछ है तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से सुन लेंगे। तो मैंगनीज प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। मुक्त मतलब फ्री। यह अक्सर लोहे के साथ संयोजन में पाया जाता है ना।
तो इस तरीके से आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि तुमकुर, कडप्पा और बालाघाट तीनों ही जगह पाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि भारत में तांबा खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है। सेकेंड ऑप्शन, महाराष्ट्र में बालाघाट खदानें भारत के तांबे का 50% से अधिक उत्पादन करती हैं। थर्ड, राजस्थान में खेतड़ी की खानें तांबे के अयस्कों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए, तांबे के बारे में बात हो रही है कि तांबा की खनिज, तो भारत में तांबा का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी के उत्पादन के लिए, आप देखते हैं ना कि तांबे के टंग वो चीज़ें बनती हैं, है ना, और तांबा स्टील के बाद दूसरे स्थान पर है। इसे बिजली सबसे ज़्यादा विद्युत में प्रयोग किया जाता है ना, बिजली के सर्वश्रेष्ठ चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत केवल तांबे की थोड़ी मात्रा का उत्पादन करता है और ये घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सालाना इस खनिज संसाधन की एक बड़ी मात्रा का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में अधिकांश तांबे के अयस्क का खनन सिंहभूम झारखंड, बालाघाट महाराष्ट्र और झुंझुनू जिले और राजस्थान के अलवर में किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि झुंझुनू जिले और राजस्थान के अलवर में किया जाता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान में खेतड़ी की खानें तांबे के अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों को में कॉन्फ्लिक्ट है, तो मे भी आप इसको करेक्ट ना भी माने। हालांकि ऑप्शन इन्होंने डी सही दिया है। मैं इस फैक्ट को पहले बुक से चेक करूँगी, फिर मैं इसको बताऊँगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से मैंने क्रॉस कर दिया है, आप इसको कंफर्म नहीं माने। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लिया है गूगल से, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन राइट है, इसको क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के खेतड़ी और कुछ अन्य जगहों पर भी जो तांबा है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन फिलहाल ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, मैं इसलिए भी ऐसा कुछ किसी में कर रही हूँ जिसमें मुझे शक होता है या डाउट होता है, क्योंकि एक दो आंसर्स गलत निकले हैं, तो फिर थोड़ा सा ये रहता है ना कि सतर्क रहना चाहिए, मे बी आंसर मिस मैच हो गए हों इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, अनभ्रक के गुण उत्कृष्ट विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक है। सेकेंड, झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट अनभ्रक के लिए के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो ऊपर जो कथन दिए गए हैं क्या वो सही है, ये हमें चेक करना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो अनभ्रक के बारे में बात हो रही है। तो अनभ्रक कम बिजली हानिकारक, इंसुलेट गुणों और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण अनभ्रक बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है, आपको इसमें यही हेल्प होने वाली है कि करंट अलग से उसकी टेस्ट सीरीज या टेस्ट इस तरीके से नहीं प्रॉब्लम होगी। तो सोनभद्र सोने की खान, तो ऑब्वियसली सोने की खान जो है वो सोनभद्र जिले में, और सोनभद्र जिला आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये खदान पूरी दुनिया में चर्चा का बिंदु रही। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खदान में 3000 टन नहीं बल्कि सिर्फ 160 किलो सोना होने का दावा किया है। ये तो आप समय ही बताएगा, बट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयला भंडार, बी सोने का भंडार, सी लौह अयस्क के भंडार या डी बॉक्साइट भंडार। तो आप जब पढ़ते होंगे तो कोलार का नाम आता ही होगा। तो ये आपका जो कोलार क्षेत्र है ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, भारत के कर्नाटक जिले में। ठीक है, स्थित एक नगर, यहाँ यह जिले का मुख्यालय भी है और सोने की खान कोलार से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यह सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोने का भंडार। ठीक है, 64 का बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, चक्रवात के केंद्र में एक आंख बनती है जिसमें बहुत अधिक वायुदाब होता है। सेकेंड, लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता आमतौर पर कमज़ोर हो जाती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो हमें यहाँ पर बताना है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को
उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, चलिए